नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल यानी आईएनएस तमाल का मतलब है इंडियन नेवी शिप तमाल, यानी भारत की जो नेवी है उसमें एक महत्वपूर्ण युद्धपोत शामिल होने जा रहा है जिसका नाम है आईएनएस तमाल। ये आईएनएस तमाल जो है हमने रूस से आयात किया है। रूस से हमने एक फ्रिगेट आयात किया है। फ्रिगेट का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर देखिए आप, खबर जो है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसमें हमारी जो नेवी है उसने कोई अभी तक भाग नहीं लिया था, लेकिन नेवी की पूरी तैयारियां थी। भविष्य में ऐसी कोई सिचुएशन अगर बनती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो इंडियन नेवी कहां तक तैयार है, ये इस सेशन में आपको पता लगेगा। दूसरी बात, ये जो फ्रिगेट्स होते हैं इनकी क्या टेक्नोलॉजी होती है, ये किस टाइप के युद्धपोत हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कि आईएनएस तमाल जो है वो रेगुलर चर्चा में था और इसको भारतीय सेना में शामिल करने के लिए 2016 में समझौता हुआ था। इस श्रेणी के और भी युद्धपोत हैं, उनको भी शामिल किया जाना था। आईएनएस तुसील ऑलरेडी आ चुका है, दिसंबर 2024 में भारतीय इंडियन नेवी को वो दे दिया गया है, यानी रूस की तरफ से उसको उसकी सप्लाई कर दी गई थी। आईएनएस तमाल जो है वो सितंबर 2025 में आने वाला था, लेकिन भारत पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए इसे कहा गया कि जल्दी से इसकी सप्लाई की जाए और डेट डिसाइड की गई 28 मई, यानी 28 मई को इसको दिया जाना था। परंतु कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिलीवरी में फिर कमी रही और अब ये कहा गया है कि जून एंड तक हर हाल में इसकी सप्लाई कर दी जाएगी, यानी इसे इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा, डिप्लॉय कर दिया जाएगा, तैनात कर दिया जाएगा। चलिए, तो पूरी खबर को ढंग से समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और अपना एक कीमती कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए, खबर देखिए आप। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पहले ये खबर थी कि रसिया बिल्ट स्टिल्थ फ्रिगेट है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ चर्चा में अपने पिछले सेशंस में कर चुका हूं। ये ऐसी तकनीक होती है जिससे कोई भी लड़ाकू विमान या फिर कोई वॉरशिप, कोई भी, या मिसाइल भी हो सकती है, मिसाइल में भी ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी लग सकती है, वो अपनी स्थिति को क्या करते हैं, छुपाते हैं। पिछले सेशन में मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि रडार या किसी भी ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम से जब कोई रेडिएशन इसकी तरफ आती है, डिवाइस की तरफ, डिवाइस का मतलब यहाँ पर वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट है, इनकी तरफ आती हैं, तो उन रेडिएशंस को ये या तो डाइवर्ट कर देते हैं या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके कारण रेडिएशन वापस रडार के पास नहीं जा पाती, तो रडार इनकी लोकेशन का पता नहीं कर पाता है। तो ये स्टिल्थ फ्रिगेट है। पहली बात तो ये अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का किसी भी वॉरशिप में होना अपने आप में उसको विशिष्ट बनाता है। इससे दुश्मन को उसकी लोकेशन का पता नहीं चलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि देखिए इसको भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी जो पाकिस्तान के पास वाला जो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। ईस्टर्न कोस्ट में हमारे में बांग्लादेश और इधर की साइड में इनसे सुरक्षा को देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम पूरी जो है तैनाती किसके कारण करते हैं, पाकिस्तान के कारण। ठीक है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर ही इसको क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। मुंबई के आसपास, मुंबई बेस्ड जो है वेस्टर्न फ्लीट, वहां पर इसको लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में एक खबर बताता हूं कि ये सितंबर में इसकी क्या होनी थी, डिलीवरी होनी थी सितंबर में, लेकिन फिर इसको डेट को क्या किया गया, 28 मई रखा गया। 28 मई को इसकी जल्दी से, क्योंकि भारत पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही थी उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि भाई जल्दी से इसकी क्या करें, सप्लाई करें, लेकिन 28 मई को नहीं हो पाया, इसलिए अब ये जून एंड तक इसकी क्या की जाएगी, सप्लाई की जाएगी। और यही खबर जो है सभी न्यूज़पेपर में चल रही थी। और एक और चीज कि ये सेकंड एडवांस्ड स्टिल्थ फ्रिगेट है इस कैटेगरी का, जिस कैटेगरी के अंतर्गत इसको बनाया गया है उस पे भी हम बात करेंगे आगे। किरवाक थर्ड श्रेणी के अंतर्गत आता है ये।
किरबाक थर श्रेणी, जो कि रूस की क्या है कैटेगरी है जो डेवलप की गई है। तो ये उसका सेकंड है। सेकंड का मतलब क्या हुआ, इससे पहले एक इस कैटेगरी का जो आईएनएस शिप है यानी ये जो फ्रिगेट है वो इंडियन नेवी को ऑलरेडी मिल चुका है। उसका नाम क्या है, आईएनएस तुसील। उसका नाम है आईएनएस तुसील। ठीक है, तो तुसील के बाद ये मिलने जा रहा है। ठीक है, अब इसकी पूरी डिटेल में आपको चर्चा हम करेंगे, बताएंगे कि ये तमाल जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, भारतीय जो नौसेना है उसमें शामिल होने पर भारतीय नौसेना को इससे क्या फायदा होने वाला है, इसकी क्षमताएं क्या हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भारत जो है समुद्र के क्षेत्र में अगर हम बात करें पाकिस्तान की तुलना में कितना आगे है। यहाँ पर जो हम फ्रिगेट की बात कर रहे हैं बार बार कि आईएनएस तमाल एक प्रकार का फ्रिगेट है, तो ये फ्रिगेट होते क्या हैं, पहले तो इस चीज को समझिए। और फ्रिगेट के अलावा कितने टाइप्स के युद्धपोत होते हैं समुद्र में, उस पर आप एक नजर डाल लीजिए, फिर हम बात करेंगे आईएनएस तमाल पर। तो देखिए, अगर दोनों देशों की हम तुलना करें, पाकिस्तान और भारत की हम तुलना करें, तो ये भारत वाला पक्ष देखिए आप कि भारत के पास में जो कुल फ्लीट है, फ्लीट का मतलब बेड़े जो हैं जिसमें ये सब प्रकार के क्या हैं, वॉरशिप। वॉरशिप का मतलब क्या होता है, वॉरशिप का मतलब होता है एक ऐसा जहाज जो समुद्र में युद्ध के काम आता है। एक ऐसा जहाज जो समुद्र में युद्ध के काम आता है उसको क्या कहते हैं, वॉरशिप कहते हैं। ये सब वॉरशिप के ही क्या हैं, टाइप हैं। ठीक है, अब ऐसे वॉरशिप की जो फ्लीट है भारत के पास में, वो कुल फ्लीट कितनी है, 295। पाकिस्तान के पास कितनी है, 114। अब ये 114 पहली बात तो भारत की तुलना में बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास में कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बिल्कुल भी नहीं है नौसेना में कि जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, और वो भारतीय सेना के पास में, भारतीय नौसेना के पास में इतनी है, संख्या बल उनकी इतनी है कि दुनिया की किसी भी नौसेना की तुलना में आप कंपेयर करेंगे तो भारत को अच्छी जगह पर पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में खड़ा देखेंगे। भारत के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं। समुद्र का राजा जिसे हम कहते हैं, समुद्र का जो सबसे ज्यादा बलशाली जहाज होता है वो होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत, यानी जिसका खुद की हवाई पट्टी होती है, जिस पर खुद का रनवे होता है, जिस पर लड़ाकू विमान, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस हो गया, सुखोई हो गया, ये तैनात किए जा सकते हैं और वो वहीं समुद्र में से ही उस रनवे पर क्या कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। तो उनको कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय भारत के पास 2 हैं। एक तो आईएनएस विक्रमादित्य जो हमने रूस से आयात किया, 2014 में शामिल हुआ हमारे यहाँ पर, और एक हमने खुद ने बनाया आईएनएस विक्रांत। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत के पास कितने, 2, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। और तीसरा भारत ने अभी इसका भी डिसीजन ले लिया है कि जल्द से जल्द हम तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाएंगे, उस पर काम शुरू हो गया, आईएनएस विशाल। आईएनएस विशाल जो है वो भी बनने जा रहा है। पाकिस्तान के पास में इसकी स्थिति 0 है और यही चीज पाकिस्तान की नौसेना को बहुत ज्यादा कमजोर बनाती है कि क्योंकि इसके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चीज खूब सुनी होगी कि अगर एयरफोर्स की बात करें और मिलिट्री की बात करें तो पाकिस्तान कहीं ऐसा हो सकता है कि मतलब आसपास, या फिर मैं कहूं कि उसकी स्थिति वहां ठीक है, पाकिस्तान की एयरफोर्स भी ठीक है, मिलिट्री भी ठीक है, लेकिन भारत की तुलना में तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन अगर नेवी की बात करें तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा कमजोर है। और जिस दिन युद्ध की ऐसी स्थिति आएगी कि समुद्र से हमला होगा, भारत जिस दिन समुद्र से हमला करेगा उस दिन पाकिस्तान का, यूं समझिए कि पाकिस्तान का सबसे बुरा दिन होगा। और अभी भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, आपको ध्यान हो तो 1-2 दिन पहले ही वहां पर एक मुआयना करने गए थे, देखने गए थे कि भारत की जो इंडियन नेवी है उसकी तैयारियां कैसी हैं। वहां पर आईएनएस विक्रांत अभी तक समुद्र में खड़ा है पाकिस्तान के सामने सीना तान के, और वहां से राजनाथ सिंह जी ने क्या किया था, संबोधन किया था और कहा था कि ये तो चलो ठीक है कि इंडियन नेवी की आवश्यकता नहीं पड़ी, अन्यथा ना तो कराची बसता और ना पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती। ये मैसेज उन्होंने पाकिस्तान को दिया था। तो यहां से आप समझ गए होंगे सबमरीन भारत के पास में 18 हैं। और दूसरी बात यह है कि सबमरीन यानी पनडुब्बी हैं, और पनडुब्बी वो भी हैं भारत के पास में जो न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, यानी परमाणु भट्टी जिनमें है, परमाणु ऊर्जा से जो चलती हैं, जैसे कि आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट, ये हमारे पास में है।
पाकिस्तान के पास में सबमरीन 9 है, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एक भी नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं डेस्ट्रॉयर। डेस्ट्रॉयर क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार के युद्धपोत होते हैं, विध्वंसक बोलते हैं इनको। ये एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर से इनमें क्या नहीं होता, रनवे नहीं होता। ये हमारे पास 11 हैं, पाकिस्तान के पास में 2 हैं। फिर आते हैं फ्रिगेट्स। डेस्ट्रॉयर से छोटे होंगे फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स जो हैं वो होते हैं, वो भारत के पास में 12, और अब भारत के पास एक और आ जाएगा, कौन सा? तमाल, आईएनएस तमाल, तो ये 13 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हैं? 6। कॉर्वेट्स जो कि सबसे छोटे युद्धपोत होते हैं, वो भारत के पास में 19 है, और पाकिस्तान के पास में क्या है? 2 हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि इनकी जो परिभाषाएं हैं वो आप समझ रहे हैं, या फोटो देख लें। ये हमारा जैसे कि मान लीजिए एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर का आकार आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि ये एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा होता है। 10,000 से ज्यादा सैनिक इस पर तैनात हो सकते हैं। इस पर लड़ाकू विमान, देखिए यहाँ पर रनवे है बाकायदा, तो लड़ाकू विमान खड़े हुए हैं, ये सारे लड़ाकू विमान खड़े हुए हैं। यानी इन लड़ाकू विमानों को भारत की जो स्थलीय सीमा है, यानी जो हमारा स्थल है, यहां से उड़ान भरने की जरूरत नहीं है। ये समुद्र में अगर हो सकता है ये स्थल से हजारों किलोमीटर दूर खड़ा हो विक्रांत, तो यहीं से क्या कर लेंगे, ये उड़ान भर लेंगे। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है। इस पे एयरक्राफ्ट भी खड़े हैं, मिसाइल्स तैनात हैं, इस पे पनडुब्बी वो टॉर्पीडो लगाई जा सकती हैं, छोटी पनडुब्बियां इस पर तैनात की जा सकती हैं, बहुत कुछ है। यानी इसका आकार बहुत बड़ा है। 10,000 सैनिक, सोचिए एक बड़े कस्बे की आबादी होती है, बड़े गांव की आबादी, बहुत बड़ा गांव होना तो उसकी भी आबादी 10,000 तक नहीं होती है, तो इतने सैनिक इस पर तैनात किए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो महाबली है, समुद्र का महाबली, वो है युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर, और भारत के पास कितने? 2। फिर उसके बाद उसके बाद आते हैं फिर डेस्ट्रॉयर। डेस्ट्रॉयर जिनको क्या कहते हैं? विध्वंसक। विध्वंसक आप देख रहे होंगे, ये उससे आकार में छोटा है। इस पर क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह रनवे नहीं है, यानी इस पर लड़ाकू विमान तैनात नहीं कर सकते। भारत के पास में जैसे इस श्रेणी के हैं आईएनएस कोलकाता, देखिए कैटेगरी 1 होती है, उसके अंदर युद्धपोत कई सारे हो सकते हैं। आईएनएस कोलकाता के अंदर आईएनएस कोच्चि आता है। क्या आता है? कोच्चि। ठीक है, तो ये आईएनएस कोलकाता श्रेणी के डेस्ट्रॉयर जो हैं, भारत ने बहुत शानदार तरीके से स्वदेशी तकनीक से विकसित किए हैं। तो डेस्ट्रॉयर युद्धपोत है, किससे छोटा है? एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटा है उसकी तुलना में, तो इसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है। फिर आते हैं, उसके बाद कैटेगरी आती है फ्रिगेट, जो कि आज हम समझ रहे हैं। फ्रिगेट जो है ये मीडियम साइज के युद्धपोत होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं, एक तरीके की बोट होती है, नाव होती है, और ये और ज्यादा स्पीड से चल सकते हैं। यानी स्पीड से ये अन्य नौकाओं और जहाजों की रक्षा करता है, सामान और रसद को ले जा सकता है, तेजी से किसी छोटी नौका को पकड़ सकता है। ये इसके उद्देश्य होते हैं समुद्र में। और हमला करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि इस पर चीजें नहीं होती, जैसे कि अभी हम फ्रिगेट की बात कर रहे हैं आईएनएस तमाल पर, बाकायदा इस पर गाइडेड मिसाइल्स तैनात हैं, बाकायदा ब्रह्मोस तैनात है, तो ये हमला भी कर सकता है, रसद सामग्री को पहुंचा सकता है, सैनिकों को इधर से उधर कर सकता है, पहुंचाने का कार्य कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से सबसे छोटे युद्धपोत जो होते हैं वो होते हैं कॉर्वेट्स। क्या होते हैं? कॉर्वेट्स। चलिए कॉर्वेट जो है सबसे छोटे हैं, फ्रिगेट के बाद इनका नंबर आता है। इसके बाद हम बात करें पनडुब्बी। पनडुब्बी जो है, देखिए जैसे कि ये पनडुब्बी का आपको क्या दिख रहा है, फोटो दिख रहा होगा, इमेज दिख रही होगी, जैसे कि हमारे पास में आईएनएस अरिहंत है। पनडुब्बियों की 3 श्रेणियां होती हैं, 3 श्रेणी। एक तो ऐसी पनडुब्बी होती है जो डीजल इलेक्ट्रिक पावर से चलती हैं, मतलब उनमें डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होता है। एक होती हैं जो न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, न्यूक्लियर पावर से। अब न्यूक्लियर पावर में भी 2 होती हैं, एक जो कि क्या कर सकती हैं, जो गाइडेड मिसाइल्स, जो परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल जिन पर तैनात होती है, और एक होती है जिन पर परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल तैनात नहीं होती हैं। तो 3 कैटेगरी में इनको रखा जाता है। न्यूक्लियर पावर्ड जो पनडुब्बियां होती हैं उनको बार बार पानी की सतह पर नहीं आना पड़ता, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक जो पनडुब्बियां उनको बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन ले सकें फ्यूल को जलाने के लिए। ठीक है, वहां पर तो ऑलरेडी क्या है, परमाणु भट्टी है उन पर, न्यूक्लियर पावर्ड पर। तो भारत के पास में ऐसी 2 हैं, आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिघाट है। पाकिस्तान के पास में ऐसी कोई भी पनडुब्बी नहीं है। चलिए, पेट्रोल वेसल्स जो होते हैं, ये पेट्रोलियम पदार्थों, पेट्रोलियम उत्पादों की क्या करते हैं,
आपूर्ति करते हैं सेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए। इसके अलावा एक होता है पेट्रोल, PATROL। तो ये जो होते हैं ना, ये निगरानी के लिए होते हैं, निगरानी के लिए। जैसे कि भारत के पास में एक कैटेगरी है INS सरयू, INS सुनैना, ये सब क्या है, निगरानी के लिए होते हैं, ये सर्विलांस के लिए होते हैं, समुद्र में देखते रहते हैं कोई अवैध घुसपैठ तो नहीं हो रहा है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, तमाल की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ये मैंने आपको कैटेगरी बता दी, अब तमाल पर आ जाइए। तमाल देखिए, तमाल एक स्टिल्थ युद्धपोत है, मतलब ये खुद की स्थिति को छुपा सकता है। 2016 में भारत और रूस के बीच में एक सहयोग हुआ था, समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत स्टिल्थ युद्धपोत INS तमाल को भारत को सौंपा जा रहा है। ठीक है, जून एंड तक ये सौंप दिया जाएगा। ठीक है जी। एक्चुअल में जो ये समझौता हुआ था उसमें ये कहा गया कि भाई हम टोटल इस श्रेणी के 4 युद्धपोत बनाएंगे, 4 युद्धपोत, जिनमें से 2 तो बनेंगे रूस में और उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी जाएगी, और 2 बनेंगे भारत में। तो एक ऑलरेडी मिल चुका है जिसका नाम है INS तुसील, और अब एक मिलने जा रहा है INS तमाल। यानी इस श्रेणी का अब आगे कोई युद्धपोत रूस की तरफ से भारत को नहीं आएगा। बाकी के जो बचे 2 हैं उनको भारत खुद बनाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, INS तमाल की अगर कैटेगरी को आप थोड़ी टेक्नोलॉजी को देखें, एक तो हमने क्या कह दिया, स्टिल्थ युद्धपोत है, रडार की पकड़ में नहीं आता है। दूसरा, 3000 किलोमीटर की दूरी तक ये क्या कर सकता है, दूरी तय कर सकता है, मतलब डिप्लॉयमेंट हो गया इसका, समुद्र में उतार दिया गया, उसके बाद ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है, तब इसको जाकर ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल इस पर तैनात है। हमारी जो सबसे बेहतरीन मिसाइल है, जो आपने पाकिस्तान पर जब हमने हमला किया तो उसमें देखा होगा, जितनी सटीकता से ब्रह्मोस मिसाइल ने आक्रमण किया है उतना दुनिया में शायद किसी की सटीकता नहीं है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है इस पर क्या है, तैनात है। 3900 टन वजन है, 3900 टन वजन है। अब देखिए, ये जो वजन होता है ना, इसके आधार पे भी आप पता लगा सकते हैं कि किसी युद्धपोत में कितनी फैसिलिटी होंगी, कितनी सुविधाएं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसका 3900 टन वजन है। हमारा जो INS विक्रांत है, विक्रांत जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका 40,000 टन वजन है, 40,000 टन। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये छोटे युद्धपोत है, लेकिन विक्रांत और ये जो है वो क्या है, महाकाय, विशाल है। ठीक है, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, यानी जब ये समुद्र में चलता है तो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। स्पीड समुद्र में हम निकालते हैं नॉट में, तो नॉट में इसकी स्पीड होगी लगभग 30 नॉट के आसपास, 30 नॉट की गति से क्या होगा, चलेगा। क्लियर है बात। अब देखो आप, इसी श्रेणी का एक युद्धपोत INS तुसील ऑलरेडी हमें दिसंबर 2024 में मिल चुका है, दिसंबर 2024 में हमें रूस की तरफ से मिल चुका है। देखिए, जब श्रेणी 1 होती है ना, तो उनकी प्रॉपर्टी भी लगभग एक जैसी होती हैं, एक ही कैटेगरी के हैं तुसील और तमाल, तो इसका मतलब इनकी विशेषताएं भी लगभग क्या होंगी, एक जैसी। यहां पर देखिए आप, ये 533 मिलीमीटर की 2 टॉर्पीडो ट्यूब भी क्या करता है, रखता है। तो ये विशेषता ये मान के चलिए तमाल में भी है। ठीक है, 30 दिनों तक समुद्र में रहने की क्षमता है, यानी आपने इसको समुद्र में उतार दिया तो उसके बाद 30 दिन तक ये समुद्र में रहकर युद्ध लड़ सकता है। 3900 टन वजन है, सेम वही है। 55 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, स्पीड है। नेवल गन, इस पर जो गन लगाई गई हैं A190E टाइप की गन लगाई गई हैं, जो दुश्मन पर हमला करने के लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, सटीक हमले। इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि ये 30 नॉट की स्पीड से 3000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकते हैं और सटीक हमले लगाते हैं। सटीक हमले मतलब दुश्मन पर पूरी एक्यूरेसी से क्या करता है, ये हमला करता है। पनडुब्बी रोधी हथियार, एंटी सबमरीन वेपन्स इस पर लगाए गए हैं। एंटी सबमरीन यानी पनडुब्बियों को क्या कर सकते हैं, जो नष्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। दूसरा, इन पर टॉर्पीडो होते हैं। टॉर्पीडो क्या होते हैं, एक एक्सप्लोजिव बोट की तरह होती है टॉर्पीडो, जिसको किसी युद्धपोत पर रख दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर वो पानी की सतह के नीचे चलते चलते दुश्मन के जहाज से जाकर टकराती है और फिर उस जहाज को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसे कहते हैं हम टॉर्पीडो। ठीक है, ब्रह्मोस
सुपरसोनिक मिसाइल जो कि इस पर तैनात है, 300 से 400 किलोमीटर रेंज, 2.8 मैक की गति। ब्रह्मोस पर बहुत बातें कर चुका हूं मैं, मेरे बहुत सारे सेशन इस पर हो चुके हैं, आप देखना उनमें। चलिए, हेलीकॉप्टर तैनाती, यानी इस पर क्या किए गए हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मतलब हो गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इस पर क्या किया, हेलीकॉप्टर का साइज छोटा होता है तो वो इस पर तैनात किया जा सकता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है, ये उसमें तमाल में भी था, तुसील में भी है। चलिए, तुसील जो है इसके बारे में एक चीज समझ लीजिए, भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ, जो उसके लिए हुआ था तमाल के लिए, तुसील के लिए ये एक ही समझौता है। रूस में इसका नाम है F-70, स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित गाइडेड मिसाइल इसमें तैनात है। यहाँ पर रूस की जो एक कंपनी है वो समझना आप कि INS तुसील जो है और तमाल जो है, भारत सरकार और यहाँ की एक कंपनी है रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, इन दोनों के बीच में 2016 में समझौता हुआ था और उसके तहत इसको क्या किया गया है, सप्लाई की गई है। INS तुसील का मतलब क्या है, तुसील शब्द का अर्थ होता है रक्षक ढाल। क्या मतलब होता है, रक्षक ढाल। और इस युद्धपोत का उपयोग हम लड़ाई के लिए भी कर सकते हैं, गश्त यानी निगरानी के लिए भी कर सकते हैं, सारे ये मल्टी रोल हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। ब्रह्मोस के लगे होने से, टॉर्पीडो होने से ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, परिचालन क्षमता का मतलब है कि ये हमला करने के लिए, देखिए वायु में भी हमला कर सकता है, सतह पर भी हमला कर सकता है, जल के नीचे भी हमला कर सकता है, विद्युत चुंबकीय आयामों में ब्लू स्टार ऑपरेशंस चला सकता है। उस इन सब के लिए इसको क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। और हिंद महासागर में हमारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने ध्यान में रखते हुए रूस से समझौता किया था। तो देखिए, बहुत जल्दी ये खुशखबरी मिलने वाली है और उम्मीद करते हैं जो डेट दी गई है जून में, वहां तक इसकी सप्लाई हो जानी चाहिए, क्योंकि इस समय के जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते किसी भी तरीके से। आप देख रहे होंगे आज की ही जैसे खबर है, भारत और रूस के बीच में एक और समझौता अभी हुआ है, S-400 की संख्या बढ़ा दी गई है, वो उसकी सप्लाई और होगी। और साथ में Su-57 के पूरे चांसेज हैं कि भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के पास में वो भी जल्दी आ जाएगा। Su-57 उसकी भी चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। तो चलिए, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और जो भी चीजें आपका जो रेस्पॉन्स रहा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगली क्लास में अच्छी जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।